तो मुझे लग रहा था कि पुरुष, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और भाइयों से क्षमा याचना के साथ मैं कहूंगी कि पुरुषों के जीवन में इस तरह के अवसर आते हैं, या अपन वैदिक काल से सोचें तो वारुणी यानी शराब तब भी लोगों ने पी थी, शराब अब भी शायद वो चलती आ रही है युगानुयुग से, लेकिन हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी। और आप देखिए वैदिक काल में भी ये बात हमारे ऋषियों को पता थी, ये बात हमारे मनीषियों को पता थी, और इसीलिए तो देखिए ना, विद्या और धन और शक्ति तीनों चीजें हमारे मनुष्यों ने महिलाओं के पास रखी। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पुरुष जो है, हमारे सत्य सनातन संस्कृति के, हमारे हिंदू धर्म के, हमारी भारत भूमि के पुरुष गलती कर सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं गलती नहीं कर सकती है। इसलिए ये तीनों चीजें उनके हाथ में दी गई। ऐसी शानदार परंपरा, ऐसी गौरवशाली परंपरा, ऐसे सुंदर सत्य सनातन धर्म के हम वंशज, और हमारी बेटियां अगर इस तरह का काम कर रही है तो ये बड़ा विचारणीय विषय। और मैं कहती हूँ जीवन में पतन के घर में जाना तो बड़ा ही आसान है, कितनी देर लगती है, सचमुच बड़ा दुखद है। इस मंच से मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैंने सुना है कि आजकल हमारे युवा बेटे बेटियां पब में जाते हैं या कई प्रोग्राम्स में जाते हैं, और पता नहीं, अगर पत्नी को पता नहीं है तो उसको कोका कोला में ड्रिंक डाल के पिला रहे हैं। मैं उन बेटों से भी निवेदन करूंगी, मेरे भाइयों से निवेदन करूंगी, कर क्या रहे हो? ये जो गलती हम कर रहे हैं, और पता नहीं इसके बाद तो जो आजकल बड़ी दुखद स्थिति है, मैंने सुना है ये वाइट स्वैपिंग भी चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या इस दिन के लिए हमारे मनुष्यों ने हमारी संस्कृति बनाई, हमारे परंपराएं बनी, हमारे संस्कार बने? कहते हैं राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी धर्मस्य च धारिणी भारते संस्कृतिश्चैव नारी नारायणी सदा। राष्ट्र की सुदृढ़ शक्ति, धर्म को धारण करने वाली और भारत की संस्कृति को आगे ले जाने वाली है हमारी बहन, हमारी नारियां। अगर हमने अगर पतन के रास्ते पे जाना शुरू कर दिया तो वर्ण संकर संतानें होंगी, हमारे समाज का पतन होगा। पुरुष वर्ग तो सदा से ऐसा रहा है, लेकिन हम नारियों की जिम्मेदारी है, और पतन के रास्ते पे जाना तो बहुत आसान है। बात तो तब है जब आप अपने आप पे कंट्रोल करो। बहुत सारे प्रलोभन है बाहर, बहुत सारे इस तरह के विषय आएंगे। आजकल तो कहते हैं ना कि ये संगत का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ शुरू से हमारे जो चिंतक है, मनीषी है, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह संगत विषय हुआ असर। इसीलिए आप अपने संतान को देखिए, जब से वो छोटा है, मैं माओ को, जो युवा माताएं हैं, उनको कहना चाहूंगी कि देखिए हमारा बच्चा किसके साथ मूव कर रहा है। आप पहले ऐसा, आजकल क्या हो गया है, माताएं कहती है भाई फिर थारा दोस्त आना ना बारह ही रखो, थाना होटल में जानो तो चले जाओ, घर में लपड़ो नहीं चीजा। मैं कहती हूँ अपने बच्चों के दोस्तों को घर पे बुलाइए, ताकि आपको पता तो चले कि आपके बच्चे किसके साथ मूव कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चों के दोस्तों की सोच क्या है। मैं तो आपको बताती हूँ, कार्तिकेय जब तक उसका टीन एज था तब तक मैं हमेशा उसके दोस्तों को घर बुलाती थी, मैं उनके साथ संवाद करती थी, और आज भी उसके सारे दोस्तों के साथ मेरा सजीव संपर्क है। वो अगर घर पे आएंगे तो उसके साथ कम बात करेंगे, मेरे से ज्यादा करेंगे, और वो इसलिए कि मुझे पता होता है कि मेरा बेटा किसके साथ मूव कर रहा है। तो मैं माताओं से कहूंगी, जीवन में ये एक सूत्र गांठ लें कि आपका संतान किसके साथ मूव कर रही है, क्योंकि प्रलोभन बहुत है। आजकल तो ऐसा सुनने में आता है कि दोस्त कहते हैं अरे तू पी ले, एक जिंदगी है, इट्स अवर ओन लाइफ, एंजॉय इट। अरे वो पी कर अगर आप लड़खड़ा के कीचड़ में गिरते हो तो काहे का एंजॉयमेंट। बात तो तब है
जब आप अपने आप पे संयम रखो और उस संयम के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को हासिल करो। आज विनोद जी काबरा की हम बात करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिन पर देश को गर्व होता है, ऐसा इनके गाइडेंस में डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट किए हैं। तो ऐसी संतान होनी चाहिए। पीकर आप कीचड़ में गिरे तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा तीर मार दिया, ये तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप में जो ऊर्जा है, आप में जो क्षमता है, और माहेश्वरी समाज तो हमारा जीनियस समाज है, हमारे जीन्स जूस की तरह श्रेष्ठ जीन्स है। ऐसे जीन्स को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो मेरा छोटा सा सलाह मेरी बहनों को, लेकिन एक बात और है, ये माताएं आजकल तो पता नहीं बड़ी बड़ी एज वाली भी, ये जो ना पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आजकल जो है ना कुछ भी कर और फेसबुक पर डाल। तोबा तोबा, मतलब बड़ी बड़ी पहने, आप साड़ी पहने, सूट पहने, जीन्स टॉप पहने, कुछ भी पहने, लेकिन शालीन तो हो। और अगर आप अपने पति के साथ बाहर गई, आपने चलो कोई भी परिधान पहना होगा, आउट ऑफ इंडिया गई है, उसको आपको किसको दिखा रही है फेसबुक पे डाल के? आधे अधूरे कपड़े पहन के क्या कर रही है हम, और क्यों कर रही हैं? अभी नागपुर में एक कार्यक्रम था, तो मैंने वहां कहा बहनों को, मैंने कहा कि हमारे बच्चों के, हमारी महिलाओं के, बेटियों का परिधान शालीन होना चाहिए। तो एक माता कोई वहां से उठी बहन, उसने कहा कि आप बेटियों को कह रही है परिधान शालीन होना चाहिए, इन बेटों को आंख बंद करें। मैंने कहा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे समाज के बेटे, क्योंकि हम मानते हैं हमने इन्हें संस्कार दिए हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति इनकी माताओं के द्वारा संरक्षित हुई है, ये तो आंख बंद कर लेंगे। लेकिन बाहर जो इतने विधर्मी और इस तरह के जो लोग हैं, उसमें किस किस को आप कहोगी आंखें बंद करने के लिए? इसकी बजाय तो हम अपना शालीनता ले आए हैं अपने वस्त्रों में, तो काम हो जाता है ना। उसे समझ में आया। लेकिन फेसबुक में आज जो हम फोटोज डाल रहे हैं, कौन कौन देख रहा है? पता है आपको कौन कौन देख रहा है? क्या कर रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ, दिखाना है तो अपनी योग्यता दिखाओ, दिखाना है तो अपने संस्कार दिखाओ, दिखाना है तो अपने चरित्र दिखाओ, दिखाना है तो अपनी उपलब्धियां दिखाओ। अपने अधनंगे शरीर को दिखाकर क्या दिखाया, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली किसी ने कहा, एक चिंतक ने, कि बुद्धिमान लोगों से सीखा जाता है और धनवानों से ईर्ष्या की जाती है, और जो बलवान है उससे डरा जाता है। लेकिन विश्वास किस पे किया जाता है, आप क्या बता सकते हो? यस, विश्वास उसी पे किया जाता है जो चरित्रवान है। तो अपना चरित्र हम बनाएं ताकि लोग विश्वास करें। आप कहीं भी खड़े होकर, और मैं सच बताती हूँ, आज जो इतना स्ट्रांगली मैं खड़े होकर बोलती हूँ, तो इसीलिए बोल पाती हूँ कि अपना चरित्र उस तरह से निर्माण किया है कि कोई भी माई का लाल आ जाए, साहस ये चरित्र निर्माण से अपने अंदर आता है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें साहस नहीं होगा गलत के विरुद्ध बोलने का, लेकिन आज जो सत्य पर चलने का साहस है, उस साहस का कारण है हमारा अपना चरित्र। तो निर्माण करना है तो बहनों अपने चरित्र का निर्माण करो, निर्माण करना है तो योग्यता का निर्माण करो। मैं कई बार कहती हूँ युवा पीढ़ी को, निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप पूरा करें। पर आज का जमाना ऐसा जमाना नहीं है कि आप खाली हाउसवाइफ बने। मैंने तो 1990 में बिजनेस शुरू किया था, तब तो अपने माहेश्वरी समाज में बड़ा ये असहज करने वाली सी स्थिति थी। मेरी भाभी जी लोग यहाँ बैठी है, उनको पता है, कईयों ने कई तरह की बात की, लेकिन क्योंकि मेरे पति मेरे साथ थे और पति साथ थे, इसलिए मैं ऐसा कर पाई। तो मैं मेरी अपनी युवा बेटियों को एक बात जरूर कहूंगी, विवाह से पूर्व अपने पिता की बात सुन लो, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे विवाह से पूर्व मुझे इतनी छूट दी और खाली एक बात कही, बेटा तुम पढ़ो। और आश्चर्य होगा यहाँ जो युवा बेटियां बैठी हैं उनको,
राजस्थान के छोटे से गांव से आती हूं मैं, तो जहां कॉलेज तक नहीं थी, वहां से 70 किलोमीटर दूर बीकानेर में सेंटर था एग्जाम देने का। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया पूरे सेंटर में, क्योंकि मुझे शुरू से व्यापारी अभिरुचि थी। कभी भी माँ और काकी और दादी के साथ बैठ के गहने कपड़ों की बात की नहीं, हमेशा पिताजी, चाचा जी और भाइयों के साथ बैठ के व्यापार की बात सुनी। तो बीकॉम की मैंने। पूरे सेंटर में 1200 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? जब मेरे पिताजी ने मुझ पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, बेटा तुम पढ़ो, तुम योग्य बनो, बस ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कोई आकर उंगली उठाकर कह दे कि तुम्हारी बेटी ने ये गलत किया। और मैंने उन्हें आश्वासित किया कि आप बिल्कुल देखिए। और आपको एक बात और बताऊं, जीवन में जो छोटी छोटी बातें जो अपने जीवन की, दादाजी मेरे पढ़ाने के विरुद्ध, उन्हें लगता था कि पढ़ लिखाई करने से बैरिस्टर बन जी सीखे, करना तो चोको चुल्लो ही है। और उस जमाने में यही बात थी, 78 79 में तो यही सब होता था। तब कहाँ राजस्थान जैसे राजस्थान के छोटे से गांव में कहाँ ये सोच होती थी किसी की। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं इसको ग्रेजुएशन करवाए बिना इसकी शादी नहीं करूंगा। दादाजी बड़े नाराज हुए और उन्होंने, जॉइंट फैमिली थी हमारे 3 चाचा जी के साथ, मेरे से 3 साल छोटी मेरी कजिन सिस्टर की शादी मेरे से पहले कर दी। अब मेरी माँ गृहिणी थी, एकदम सरल सीधी सेवा भावी, रोने लगी मेरे पिताजी के सामने। मैं भी थी, लोग काई के सी बोला, छोटी बेन रो ब्याह जो बड़ी लोगों ने वो काई तकलीफ है, काई कमी है, काई प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी ने एक ही बात कही कि लोग की कौन कह रहा है, आप बड़ी हूर जी दिन आपने नाम रोशन के कर सी भी दिन लोग कैसी की आप बद्रीनारायण जी सोमा मेरी बेटी है। और वो एक बात मेरे दिल में इतनी घर कर गई कि मुझे लगा जीवन में अगर कुछ भी करना है, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों को पार करूंगी, दृढ़ निश्चय के साथ करूंगी, लगन के साथ करूंगी, कंटिन्यूटी के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी से करूंगी, साफ नियत से करूंगी। और वो एक लाइन मेरे लिए प्रेरणा बनी। तो मैं यही कह रही थी, विवाह से पूर्व अपने पति की सुन लो, विवाह के पूर्व अपने पिता की सुन लो, और विवाह के बाद पति की सुन लो। जीवन में कहीं भी कभी भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, मेरी बहनें बहुत ही सीरियस हो गई है। यकीन मानिए, जैसे यहाँ जो युवा बेटियां हैं, उनको लगता है कि मुझे मेरा कैरियर बनाना है, प्रोफेशनली मुझे कुछ करना है। बेटियों, आप अगर प्रोफेशनली कभी सर्विस कर रही हैं और आप जानते हैं वहां भी कहाँ कहाँ समझौते करने पड़ते हैं। मैं तो खुद भगवान की कृपा से एक बड़ी कंपनी चलाती हूँ। इतने सारे लोग पढ़े लिखे, मेरे से योग्य लोग अंडर में काम करते हैं, जैसा भाई साहब बता रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक रिपोर्ट मेरे सामने रखी होती है, मैं खुद उसको ओवरसाइट करती हूँ और मुझे बाद में महीने भर बाद पता याद आता है कि अरे ये कैसे हुआ, कुछ गलती हो गई। तो मैं उसे कहती हूँ, क्या किया तुमने, क्यों नहीं किया, इसको बताया क्यों नहीं। लेकिन उसकी तो हिम्मत नहीं होती ना स्टाफ की। तो तुमने मेरे लिए आपके सामने रखा था, लेकिन आपने इसको कुछ बताया नहीं। तो जब हम मारवाड़ी में क्या कहते हैं, एक मोटार नहीं है ना, जब 100 मोटार खड़े हो जाना। तो एक पति की सुनने और बड़ी आसान है। क्या करना है, जिस टाइम पति को गुस्सा आ रहा है आप उस वक्त चुप हो जाओ। ऐसा नहीं कि आजकल हो क्या रहा है, युवा बेटियों में, बहुओं में पेशेंस की कमी है। एक बात पति ने कही, 2 पत्नी ने कही, 4 उसने कही, 8 उसने कही, और मैं तो कमरे में ईर्षा गया। और फिर वो माँ का वो फोन आ गया, क्या होता, आवाज ठीक नहीं लग रहा है, बस माँ मेरे को याद नहीं रहना, तो बोला आ जा। परिवार टूट रहे हैं इतनी छोटी छोटी बात के लिए। थोड़ा सा धैर्य रख लें। मैं कहती हूँ उस वक्त रिप्लाई ना करें, आप बोले नहीं, वाद विवाद नहीं करें, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। अगर आपके पति ने गलती की है तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने गलत किया, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। यकीन मानिए 2-4 घंटे के बाद अपने आप आके सॉरी बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। हमारे समाज में, हमारे भारत में
अगर परिवार व्यवस्था जीवित रही तो उसके पीछे हम महिलाएं थी, क्योंकि हमने ऐसा बता रहे थे कि पुरुषों का काम महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाओं का काम पुरुष नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ महिलाएं तो अपना महिलाओं का काम भी कर सकती है और पुरुषों का काम भी कर सकती है, क्योंकि हमने जो गुण है दया, क्षमा, शील, करुणा, ये गुण पुरुषों में नहीं है। एक पुरुष को अगर हम बच्चा दे दे सुबह से शाम तक रखने के लिए, यकीन मानिए शाम तक उसका गला घोट देगा। लेकिन हम महिलाएं घर भी चला सकती है, परिवार भी चला सकती है, बच्चों को पैदा करके पाल भी सकती है, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे व्यापार को भी चला सकती है, हम समाज और राष्ट्र को भी चला सकती है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य जो हमारा स्त्रियोचित गुण है धैर्य, उस धैर्य को बनाए रखें और बस इतना सा समझ लें। मैं तो कहती हूँ, कल मैं एक कार्यक्रम में गई थी दीपशिखा महिला क्लब के सक्सेशन प्लानिंग का, एक उसमें मेरा जो डिबेट और डायलॉग था, तो मैंने कहा कि उसका वहां दीपशिखा की अभी प्रेसिडेंट मेरे नांदे की बहू है राधिका, तो मैंने कहा कि परिवार साथ में होता है तो क्या होता है, उससे ज्यादा उसकी सासू जी को चिंता की कार्यक्रम कैसे होना है। जब से वो प्रेसिडेंट बनी उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि ये करना है, और उससे ज्यादा उसके पति को चिंता। तो जब परिवार साथ है तो हर चीज इतनी आसान हो जाती है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आज परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में विच्छेदन हो रहा है, और मैं माताओं को कहती हूँ इसके पीछे हम जिम्मेदार हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल से फोन के माध्यम से जो हम बेटी का घर चला रहे हैं, वो सबसे बड़ी जड़ है परिवारों को तोड़ने की। इसलिए माताओं से निवेदन है मेरा, कृपया अपनी बेटियों के घर में डे टू डे इंटरफियर करना बंद कर दे। हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमारे स्वभाव में हो गया है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जाने अनजाने हम अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। हो गई कोई बात, हम भी जब अपने ससुराल आई थी, हमारे भी तो सासू जी से बात हुई थी, दिवरानी जिठारियों में बात हुई थी, पति से भी कभी झगड़ा हुआ था, भूल जाते थे, सुबह हुआ शाम तक भूल गए, आज हुआ कल भूल गए। लेकिन उसमें जब उसी टाइम माँ का फोन आ जाता है तो वो आग में घी का काम करता है। कृपया ये रिमोट एक 2 मिनट में माइक बटी आ रही है। हाँ, नहीं, माइक आने के बाद में एक बार वापिस बोली जो कि पत्नियों को पति की बात सुनी, बहुत अच्छा लगे सुनकर। वो तो इसका कारण यह है भाई, इनके तो पति सुनते हैं इनकी बात और ये इनके पति की बात सुनती है। लव मैरिज है ना, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और आप बोले कि इतने अंदर की बात कैसे पता चली, तो आपको एक सत्य काल्पनिक घटना बताता हूं। दीदी बीकॉम फाइनल ईयर में थी, वाद विवाद का कंपटीशन था, और दीदी वहां पर 1000 लोगों में अपने वाद विवाद की कंपटीशन में अपना ऐसे उद्बोधन दे रही थी। महेश जी उनके फादर के साथ वहीं पर बैठे थे, बोला पप्पा जी आई। तो आप मानकर चलिए लव मैरिज ऐसी ये ट्यूनिंग है। एक बार और बोलिए, अच्छा लगेगा हमको। ये कन्नू भाई के चुटकुले इनको दिल पे मत लीजिएगा। लव मैरिज तो नहीं है, लेकिन लव आफ्टर मैरिज जरूर है। और आपसे यही निवेदन है, मेरी युवा बेटियों को यही कहती हूँ कि हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हमारे यहाँ बहुत सोच समझकर हमारे मनीषियों ने ये आश्रम बनाए। 25 साल तक हमारे युवा बेटे और बेटियों से मैं कहूंगी, 25 साल तक एक ही लक्ष्य रखें कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे अपने जीवन का एक गोल डिसाइड करना है, और इस गोल को पाने के लिए आप दाएं बाएं न हो। तो इसलिए ये प्यार और प्रेम मोहब्बत के चक्कर में न पड़े, क्योंकि जीवन में जिन्होंने प्यार प्रेम मोहब्बत के चक्कर में विवाह से पूर्व पड़े हैं, क्षमा करें,
उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ अचीव मैंने नहीं देखा जो किया है, लेकिन जिन्होंने अपना लक्ष्य सामने रखा है, जिन्होंने अपने गोल को सामने रखा है, निश्चित रूप से उन्होंने अचीव किया है। तो लव आफ्टर मैरिज रखेंगे तो जीवन बड़ा सरस होगा, जीवन बड़ा सरल होगा। ये बात सही है कि कन्नूबाई की बात गलत नहीं है। हम दोनों 24 घंटे में 22 घंटे साथ होते हैं। मेरा बेटा कहता है कि कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हो इतनी देर तक, लेकिन मुझे तो वो 22 घंटे भी कम लगते हैं, मेरे पति को नहीं लगते होंगे, अभी कुछ बोलेंगे वहां से। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्यूनिंग, विवाह से पहले खाली एक बार मिले थे, लेकिन एक जो समर्पण का भाव हम महिलाओं में होता है, और हमारी एज की महिलाओं में तो ये था, लेकिन आज की बेटियों को मैं अवश्य कहूंगी कि हम विवाह से पूर्व जो हमारा सबसे बड़ा, यहाँ मेरी बेटी दीवा बेटी है पोती, हमारा सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं गहना है, वो है हमारा कौमार्य। हम उसको सहेज कर रखें। यकीन मानिए विवाह के बाद जीवन इतना सरस होगा, इतना सहज होगा, इतना सरल होगा, इतना मधुर होगा। नहीं तो आजकल के ये ना जो लव एट फर्स्ट साइट, आज विवाह कल आज प्रेम कल विवाह परसों तलाक, यही स्थितियां हो रही है। और जब परिवार वाले अपने लिए, आपके लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। हमारी माताएं को विशेष रूप से देखेगी, घर की सोच, सासू की सोच, ससुरा की सोच, परिवार की सोच, भाई लोग देखेंगे व्यापार कैसा, बच्चे की योग्यता कैसी। आप जो 25 साल में पढ़ाई करके निकले हो, आप में वो क्षमता नहीं होती है जो जीवन की भट्टी में तपकर आपके परिवारजनों में जो क्षमता होती है। तो इसीलिए निवेदन मेरा यही है कि जब जो काम की जरूरत है उसी तरह से वो काम करें, और अपने चरित्र को जो संभाल के रखें। तो उसके लिए मुझे याद आया, आज जो युवा पीढ़ी हमारे नशे के गर्त में जा रही है, आज हमारी युवा पीढ़ी जुआ खेल रही है, गलत रास्तों की तरफ जा रही है, मैं उनको निश्चित रूप से कहूंगी कि न बादशाह चलता है न इक्का चलता है। ये जो ताश खेलते हैं ना, मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ, न बादशाह चलता है न इक्का चलता है, ये तो सब कर्मों का खेल है और यहाँ कर्मों का सिक्का चलता है। निर्भर हम पे करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा। पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, मेरा प्रारब्ध डिसाइड करता है, वो कार्य मेरे प्रारब्ध ही मेरे इस जीवन को डिसाइड करते हैं। और अगर प्रारब्ध में परिवर्तन लाना है तो वो आप स्वयं ला सकते हो, और उस परिवर्तन को लाने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, आपको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आप में अपने बड़ों के लिए आदर होना चाहिए, और आपका अपने समाज के प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। यकीन मानिए ऐसी कोई राह नहीं है जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। दूसरी बात, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग है अगर, तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कुछ भी गलत हो, हर एक असफलता में भी कुछ न कुछ अच्छा छुपा होता है। आपने वो एडिसन की कहानी भी सुनी होगी, 9000 बार उन्होंने प्रयोग किया और वो असफल हो गए। तो किसी ने कहा कि आप कर क्या रहे हो? बोला आप तो सफलता से फिर 1000 कदम ही तो दूर हैं, 9000 तो हमने देख ही लिए। और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया उसके बाद। तो जीवन में कितनी भी असफलताएं प्रारंभिक रूप से हो, सफलता आपका इंतजार कर रही है, ये मान के चले। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए और आपकी लगन होनी चाहिए। इसीलिए परिस्थितियों से हम प्रेरणा लें। कई बार क्या होता है ना, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है और हम सोचने लगते हैं और भगवान ने कर दियो, हमारा माँ बाप ने कौन करियो, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, मेरी बहन ने। क्योंकि मानव मन का स्वभाव है, हम हमेशा हमारी गलतियों को दूसरे को डालते हैं। हम कहते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। कभी भी
हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस गलती में हमारा भी योगदान हो सकता है, हमने भी कहीं गलती की होगी। तो अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत है तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए परिस्थितियों से गरज न पाले, परिस्थितियों पे क्रिबिंग न करें, परिस्थितियों में देखें कि कहाँ गलती रह गई। चलो अगली बार चंद्रयान अभी गया कि आपने देखा चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ और हमने हमारे सीमान जी को रोते हुए देखा, प्रधानमंत्री को उनके गले लगाते हुए देखा, लेकिन वो वहां रुके नहीं, उन्होंने प्रेरणा ली और चंद्रयान 2 की जो गलतियां थी उन गलतियों से सीखकर फुल प्रूफ चंद्रयान 3 बनाया और हम चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर उतर सके। जीवन भी बस वैसा ही है। जीवन में किसी भी कार्य में अगर असफल हुए हैं तो रोने न देखे, किसी को दोष न दे, किसी से ईर्ष्या न करें, बल्कि देखें, आत्मावलोकन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ हमने कमी रख दी, अगली बार वो कमी नहीं हो। ये अगर सोच के करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कितना समय हो गया, 7 बजे तक का टाइम था। ये बात तो सही है, चलो भाई कहे समय सीमा बांध घर में गाड़ा थोड़ी सुनो है, ये बात सही है। मेरी बहनों का स्नेह इतना है और बहनें मेरे कहने के साथ उस बात को मानती भी है, इसलिए मैं इस बार मेरे पुरुष भाइयों से निवेदन करूंगी कि मेरी बहनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इनमें क्षमता है घर को चेंज करने की, परिवार को चेंज करने की, समाज में सुधार लाने की और राष्ट्र में सुधार लाने की क्षमता हमारी माताओं में है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से अगर जाके हमने एक छोटी सी चीज भी अपने जीवन में लागू की तो निश्चित रूप से उसके दूरगामी प्रभाव होंगे, उसके अच्छे सकारात्मक प्रभाव होंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करते वक्त हम थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं और हमें लगता है नारी फोटो मना मारा, नारी मंच पर बैठनो, मना आगे मिलनो। मेरा आप सब कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि एक छोटा सा नियम ले लें कि काम भले ही हमने किया है, अगर हम हमारे टीम को उस काम का श्रेय देंगे तो देखिए कितना आनंद आता है उस काम को करने में। और अगर आपने काम करके अगर आपने टीम को श्रेय दिया है तो निश्चित रूप से वो टीम आपको श्रेय देगी उस सारे काम का। और जब दोनों कार्यकर्ता और टीम आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को श्रेय देते हैं, तो कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होता है। तो इसीलिए और अच्छे लीडर के गुण भी वही है। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप पीछे खड़े रहें और आपकी टीम आगे रहे, आपके लोग आगे रहे, आपके कार्यकर्ता आगे रहे, आप उनको आगे लाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का सर्वांगीण विकास होगा, संस्था का सर्वांगीण विकास होगा। और जो देने में आनंद है ना साहब, वो लेने में है ही नहीं। बस हम दे के देखें, भले ही श्रेय दे के देखें। आप देखिए, हम दुनिया में अगर नजर पसार के देखें तो बहुत सारे धनाढ्य लोग आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन हम किन किन को याद रखते हैं? जिन्होंने अपने जीवन में देने का भाव रखा, जिन्होंने कुछ दिया अपने धन में से, जिन्होंने दूसरों के लिए बांटा, उन्हीं लोगों को हम याद रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस जीवन को संपूर्ण रूप से जीकर हम जब आगे की ओर प्रयाण करें और लोग हमें याद रखें तो अच्छे कर्म करें। और अपने पास जो भी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों दें। भगवान बुद्ध के एक बार कहा कि मैं दान लूंगा। जब ये बात सब जगह पता चली तो राजा से लेकर सेठ से लेकर रंक तक सब लोग दान देने आए। एक बूढ़ी माई थी, उसने आधा आम खा लिया था, उसके पास आधा आम बचा था,
उसने सुना कि भगवान दान ले रहे हैं बुद्ध, तो आई वो चल के नीचे खड़े होकर बोली, प्रभु आपकी जब ये बात आप दान ले रहे हैं मुझे पता चली, तब तक मेरे पास और कुछ नहीं है, ये एक आम बचा है, इसका आधा मैंने खा लिया है, ये आधा मैं आपको दान देने चाहती हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध सिंहासन से मंच से नीचे उतरे, उन्होंने नीचे उतरकर उस बूढ़ी माई के हाथ से वो आम लिया। उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु राजा खुद आए, आप नीचे नहीं उतरे, और एक झूठा आम उस बूढ़ी माई का लेने के लिए आप नीचे उतरे। बुद्ध ने जो कहा वो हमारे सबके जीवन में अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि ऐसा दान तो युगों युगों के बाद मिलता है, उसके पास खाली एक आधा आम बचा था और वो उसका सर्वस्व था, वो अपना सर्वस्व दान करने आई है, तो ऐसे दान के लिए तो नीचे उतर कर ही लिया जाता है। तो बहनों बंधुओं, कोई जरूरी नहीं है, हमारी जितनी क्षमता है, हमारे पास जितना कुछ है, उसमें से जितना भी हम देंगे, आपके दान का आकलन उसी से होगा, करोड़ों देने से नहीं होगा। तो जीवन में देने का भाव रखें, भले ही धन दान देना है, भले ही विद्या का दान देना है, या भले ही आपको श्रेय का दान देना है, यानी किसी काम को करने का जो श्रेय है उसका दान देना है। देख के देखिए, जीवन में बहुत अच्छा लगता है, मन अति प्रसन्न होता है और मन को इतना सुकून, इतना शांति मिलती है कि वो जब दोगे तभी पता चलेगा। और अब कुछ मेरी बहनें बोल रही थी कि कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई रास्ता नहीं सोचता, क्या करें कैसे करें, पता ही नहीं लगता, समझ में नहीं आता है। कई बंधुओं के जीवन में भी ऐसा आता है कि इस विपत्ति से पार कैसे पड़ेगी। तो मेरे अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ। आप गीता का पाठ करें, भले ही नियम बनाएं कि गीता का एक श्लोक अर्थ सहित रोज पढ़ेंगे। आप पढ़ें, अपनी संतान को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपनी बेटे बहुओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप यकीन मानिए, मैं तो अपने जीवन में अपनाती हूँ। जब बड़ी दुविधा हो जीवन में, आंख बंद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और गीता का आंख बंद करके खोलिए गीता को। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो श्लोक आएगा उसमें आपके जीवन की समस्या का समाधान होगा। आप विश्वास रखिए, आस्था रखिए, निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उस श्लोक के माध्यम से मिल जाएगा। तो जो एक नियम लेना है, एक प्रण लेना है, उसमें आप रोज एक गीता का श्लोक पढ़ने का भी ले सकते हैं। और गीता से श्रेष्ठ ग्रंथ कुछ नहीं हो सकता है। और इस गीता के माध्यम से हम जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे घर संसार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें भाई रमेश जी ने भी कही, मैंने भी आपसे कही, लेकिन ये इतर भी बात करने की बात नहीं थी, बात थी हम संवाद करें। तो मैं अब आपको आह्वानित करती हूँ, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से करें। मुझे अगर मैं उस समस्या का कोई समाधान आपको बता पाई तो मुझे संतोष होगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर किसी समाज बंधु, किसी भाई बहन को अपनी तरफ से कुछ पूछना हो, किसी बात का संशय हो, उसका समाधान चाहते हो, तो आप अपना प्रश्न अवश्य पूछिए, दीदी इसका समाधान करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था, विश्वास कीजिए आज हम यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। और दीदी का संबोधन सुनकर शायद आप लोगों को मेरी बात में सत्यता लगी होगी कि हम बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। जय श्री कृष्ण। जब भगवती बहन जी ने बोला कि जो बोल रहा था कि आज का समाज में, घर में यंग बच्चा लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक पति पत्नी के बीच में जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा? देखो रीजन है हमारी नजर में। पिछला एक साल भर तो मैं एक ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक 50-60 लोगों से बात की हूँ, तो भाई आपके घर में कहीं चल रही है,
जनरली कहीं हो रही है, शाम का आता 10 बजे तक काम करा, काम करने के बाद बेटी रहने दो, बहू रहने दो, कोई भी रहने दो, ना कहीं कर अपना परिवार से, अपना पियर का परिवार से फोन पर चालू जाओ, व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल पर। आज तो 7-8 साल पहले यह प्रॉब्लम कौन थी, जनों व्हाट्सएप कॉल आया है, जनों से प्रॉब्लम चालू हुई है। दिन में जो एक वाइफ ना और हस्बैंड ना, एक वाइफ ना और एक हस्बैंड ना अपना क्वालिटी टाइम जो जनरली रात का 10 बजे के बाद रहेगा, वो अपना एक दूसरे में कर देंगे। आप समझो ना कि भाई एक लड़की अपना पियर में बात कर रही है, देखो यह मतलब नहीं कि लड़कों भी टाइम पर अपना भाई से बात कर रही है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखा कि ब्रदर्स ग्रुप नहीं, ओनली सिस्टर ग्रुप, मासी ग्रुप, यो ग्रुप, दो ग्रुप वही चलते रहे। जनरली क्या हो रही है, अपना दोनों बिजी रहो। बी टाइम पर हस्बैंड क्या करे, वो आजकल चालू हो गया इंस्टाग्राम, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वो भी चीज में बिजी रहे। भी चीज में बिजी रहना कहीं हुआ, वो अपने आप में खुद में ही रहो, तो अपनी वाइफ में टाइम दो, वाइफ कहीं करा बी टाइम पर अपना हस्बैंड में टाइम दो। इमा कहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक दूसरा के अंदर खोले आ गया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो आज घर में खराब हो रही है, देखो एक सबसे बड़ा रीजन है यो अपना जो परिवार में इंटरफेरेंस, जो आपने बहुत सही से बोला, इंटरफेरेंस जो हो रही है, देखिए वैसे तो बहुत सारा परिवार टूट रही है। क्या टूटने का तैयार करे, या अगला 4-5 साल में 10 साल में बहुत सारा परिवार टूट भी जाओ बेटा। एक बार में अपना समाज आप जन मंच पर हो, अब आप कितने एजुकेट कर सका लोगों ने, कहीं कर सका लोगों ने। प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही, और ये मेरी बहनें भी मानेगी, मैं हमेशा कहती भी हूँ, सादगी थी, सहजता थी, सरलता थी, बंदगी थी, और ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था तो जिंदगी थी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, कुमार मंगलम बिरला के घर में भी क्या होता है। किसी ने पूछा नीरजा जी से कि भाई ये कैसे करते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं तो कैसे समय देते हैं। तो उनके घर में एक नियम है कि भाई शाम को 7 बजे के बाद 1-1.5 घंटा तक किसी को मोबाइल नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर कर सकें तो भाई आप भोजन के टेबल पे सब साथ में हो या आप साथ में बैठे हो। और मेरा तो एक निवेदन है कि जहां आप सब लोग बैठते हैं उस बैठक में आप टीवी मत लगाइए। अगर आप वहां टीवी नहीं रखेंगे तो आप जब घर के सदस्य बैठेंगे तो आप आपस में वार्तालाप करेंगे, नहीं तो कभी कोई न्यूज चल रही है, कभी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, सबका ध्यान उसी की तरफ से है। और एक अगर नियम बना लें हम परिवार में कि नहीं, हम यहाँ इस समय से इस समय तक, ये समय हमारा परिवार का है, हम मोबाइल नहीं देखेंगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होगा। और जैसा प्रकाश जी ने कहा था, मैंने पहले भी कहा कि हम माताओं पे जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हम ये जो जाने अनजाने, कई बार ऐसा नहीं है मां नहीं चाहती कि उसके घर बिगड़े बेटी का, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा है, वो अनजाने रिमोट कंट्रोल से घर चला रही है अपनी बेटी का। उसे लगता है मैंने जो किया वही मेरी बेटी को करना चाहिए। नहीं, आप जब अपने पीहर से आई थी तब आपने इस घर की परंपराएं अपनाई, तो अपनी बेटी को कहो कि अपने ससुराल में जाके अपने ससुराल की परंपराएं अपनाए। हम न थोपे अपनी बेटी पर कि भैया हम तो, वो बेटी कहेगी नहीं मेरे घर में। एक तो और प्रॉब्लम है आजकल, भाई प्रकाश जी इस बात को मानेंगे कि आजकल ना बेटियां 10-10 साल बहुएं बन जाती है, उसके बाद भी कहती है मेरा घर। मेरा घर कहाँ से हुआ? हमारा घर तो हमारे पति का घर ही है, हमारे पिया का घर ही हमारा घर है, हमारा ससुराल ही हमारा घर है। इसलिए जब बेटी आपको मेरा घर कहे ना, उसे एक बार बुरा लगेगा, मैं माताओं को कहती हूँ एक बार बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम उसे समझा दें कि बेटा तेरा घर तो वही है, ये घर तो तेरी भाभी का है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और एक बात और कह दूं कि अगर बेटी के जीवन में कोई तकलीफ है, निश्चित रूप से हम इंटरवीन करें। ऐसा नहीं है कि बेटी अगर, देखिए अपवाद सब जगह होते हैं, एक्सेप्शनल केस सब जगह होते हैं। अगर सचमुच बेटी को तकलीफ है, ये छोटे छोटे तूतू मैंने छोड़ दो, अगर सचमुच तकलीफ है तो हमें निश्चित रूप से इंटरवीन करना चाहिए, हमें बेटी के घर में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बेटी देकर हम भूल गए, हम उसको छोड़ देंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटी देकर हम एक पौधा भी लगाते हैं तो हम उस पौधे को देखते हैं, जल देते हैं, उसको मट्टी देते हैं, खाद देते हैं, पर क्या रोज उखाड़ के देखते हैं क्या इसने जड़ें जमाई?
नहीं देखते हैं। तो ये रोज रोज उखाड़ के बेटी की जड़ें जमी या नहीं जमी उस घर में, ये मैं देखें, निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भी एक प्रश्न मेरा, तो प्रश्न ऐसे है कि भाई आजकल हमारी बेटियां जैसे विवाह योग्य हो जा रही है, उसके बाद में भी उनको लगता है कि नहीं मेरे को करियर बनाना है। तो मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया था कि बेटी पढ़ाओ और बहू पढ़ाओ। तो इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालो, क्योंकि मेरी अपनी बेटी के लिए भी मुझे वो संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं है जब मैं उसके बोलता हूँ कि बेटा टाइम सर ब्याह हो जाना चाहिए, तो पापा मेरा सीएस हो जा रहे हैं, अरे बेटा साथ पैसा देता बे करवा दी सीएस, लेकिन सीएस करना तो आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। यानी कि कोई का एंगल समझ लो बात, क्योंकि आपकी बात में जो प्रभाव रही शायद हमारी बात कितनी इफेक्टिव हो जाएगी। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, हर काम समय से अच्छा लगता है, समय पे किया हुआ काम ही अच्छा लगता है। जब विवाह की उम्र हो जाती है और कहीं ना कहीं हम हमारी बेटी हो या बेटा हो उसका विवाह नहीं करेंगे, तो जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं, एक मानव की जरूरत है, स्त्री या पुरुष की जो जरूरत है, शारीरिक जरूरत, उसमें कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। तो ये बात सही है, समयानुकूल विवाह होना चाहिए। हम ये कर सकते हैं कि हम बेटी को कहें कि जिस जगह हम संबंध की बात कर रहे हैं उन्हें कहें कि इस बेटी का हमारे जो बाकी बच गया है पढ़ाई, उसको आप करवा लें। और मैं निश्चित रूप से आपको बताती हूँ, आज हमारा समाज उतनी फॉरवर्ड थिंकिंग रखता है जहां हम बेटी को नहीं बहू को पढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी ये माताएं ये तो सचमुच तैयार है, क्योंकि मैं अभी शकुंतला जी से, आदरणीय शकुंतला जी से बात कर रही थी। मैंने कहा समय का कितना परिवर्तन आया कि